स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 देखने वाले हैं, जो एक प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने रखे हुए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी खास कोड में क्लॉक को 3, 4, 2, 3, 5 और टाइम को TIME को 8, 6, 7, 9 लिखते हैं, तो इस कोड में MOLEK को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो सिचुएशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि नंबरिंग के हिसाब से होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में C का नंबर 3 होता है, उसी प्रकार यहाँ पे 3 रखा जाएगा। L का जो है वो 9 होता है और यहाँ पे 9 नहीं है। O का भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, 5 है। टाइम में भी T का 20 होता है, जबकि यहाँ पे 8 है। तो इससे यहाँ पे कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। जो नंबर सिस्टम होते हैं इसके, जैसे एक नंबर पे A, B, C, D, E ऐसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स होते हैं उनके, वो यहाँ पे सिचुएशन फिट नहीं बैठ रहा है। और ये जो शब्द का जिसका हमें फाइंड आउट करना है, डिकोड करना है, ये भी कोई सार्थक शब्द हमें नहीं दिख रहा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा होता है कि बस हमें ये नंबर जो भी हैं उनके हिसाब से इसको फिट कर देना। जैसे C के जगह पे 3 रख देंगे, L के जगह पे 4 रख देंगे, O के जगह पे 2 रख देंगे, और C के जगह पे फिर से 3 और K के जगह पे 5 रखेंगे। इसी तरह टाइम में T के जगह पे 8 रखेंगे और लास्ट में E के जगह पे 9 रखेंगे। बाकी सबको इसी तरीके से रखेंगे। अब आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि क्लॉक और टाइम में जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उतने ही इसमें भी होंगे। मतलब जो जो इसमें अक्षर होंगे वो अक्षर इसमें भी होंगे मौलिक में। ठीक है, तो बस हमें इनके नंबर्स जो यहाँ पे कोड में दिए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे डिकोड करके लिख देना है। इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, फिर समझते हैं अच्छे से। अब आइए देखते हैं MOLEK में M के जगह पे क्या रखेंगे। यहाँ पे M के जगह पे क्या रखा गया है, 7, तो M के जगह पे 7 रखेंगे। O के जगह पे क्या रखा गया है, यहाँ पे देखिए इसमें O है, O के जगह पे 2 रखा गया, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। L के जगह पे यहाँ पे यहाँ L है, तो L के जगह पे 4 है, यहाँ पे 4 रख देंगे। इसी प्रकार E के जगह पे यहाँ पे टाइम में देखिए E है, और यहाँ पे E के जगह पे 9 रखा गया, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। इसी प्रकार लास्ट में K है, और यहाँ पे लास्ट में K है, तो K का मतलब यहाँ पे 5 से है। अब देखिए 7, 2, 4, 9, 5 कहीं मिल रहा है, तो 7, 2, 4, 9, 5 ऑप्शन नंबर C में यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार से इसको हम डिकोड करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और आपको दिखेगा कि ये जिस शब्द का हमें निकालना है, मतलब ये कोई सार्थक शब्द अगर नहीं दिख रहा है, तो ये समझ जाइए कि इसमें ये जो कोडिंग डिकोडिंग करना है ये कोई निश्चित पैटर्न में नहीं है। मतलब जहाँ पे जिस शब्द का नंबर दिया हुआ है बस उसी को उठा के रख देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो भी सबसे लास्ट में पूछा गया है बस उसी पे हमें ध्यान देना है। बाकी ये जितने कुछ को जो भी कहा जा रहा है उसको हमें नहीं देखना है। अब देखिए कपड़े धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, साबुन का। ठीक है, कपड़े धोने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, साबुन चाहिए होता है। अब देखिए इसमें कहीं साबुन है और साबुन को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए साबुन को स्याही, यहाँ देखिए इस वाले वाक्य में साबुन को स्याही कह रहा है। मतलब साबुन के जगह पे जो भी चीज़ आएगा उसको हम स्याही कहेंगे। मतलब जहाँ भी साबुन का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम स्याही लिखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कपड़े धोने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और साबुन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में स्याही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्याही, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। देखिए कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और इसमें बताना है कि बाकी 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो हमें यहाँ पे निकालना है। ऑप्शंस में है अब्रक, जिंक, आयरन और क्लोरीन। तो देखिए सभी के सभी क्या है, खनिज हैं या तत्व हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख के समझ पा रहे होंगे खनिज हैं या तत्व हैं। इसमें लेकिन अंतर क्या है या इसमें विभिन्नता क्या है ये हम देख के समझना चाहेंगे थोड़ा सा। तो देखिए अब्रक, जिंक और आयरन ये तत्व तो हैं या खनिज हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस अवस्था वाले तत्व हैं। क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो गैसीय अवस्था में होता है।
ये बहुत बड़ा अंतर है इसमें। तो ये यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, इन तीनों में मतलब चारों में ही सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है, बी का स्थान दाएं से 9वां है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कतार है, तो ऐसे एक कतार बना लिया हमने। यहाँ पे कहीं ए है, यहाँ पे कहीं बी है, मान लीजिए कहीं भी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए का स्थान बाएं से 7वां है। ए का स्थान जो है वो बाएं से 7वां है इस साइड से बाएं से 7वां है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं हम लोग। बी का स्थान दाएं से 9वां है। अब बी का स्थान जो है इस दाएं साइड से देखेंगे तो ये 9वां स्थान है। अभी इन्हें ये नहीं पता हमें कि ये इधर है कि किधर है। दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। अब देखिए, अगर ये बी ए की जगह पे आ जाए और ए बी की जगह पे चला जाए, तो ऐसा कह रहा है कि ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। मतलब ये 7वां है और 11वां होने के लिए ये इसका मतलब बी इधर ही होना चाहिए। ये समझ में आ गया कि ए और बी जो हमने रखा है वो बी इधर नहीं होगा, मतलब इस साइड नहीं होगा, इधर ही होगा, क्योंकि ये स्थान बदलने के बाद 11वां हो रहा है। तो अगर इसका स्थान यहाँ पे हम बदल देते हैं तो ये हो जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ए कर दिया हमने और ये 11वां हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीच में 7 के बाद 8 एक आदमी और है, सॉरी 2 आदमी और है। 7 के बाद 8 9 10 3 आदमी है, तब जाके 11वां होगा। अभी 7वां था, 7वां से 11वां होने के लिए 3 आदमी और चाहिए, तब जाके 11वां होगा। अब यहाँ पे ए का स्थान बाएं से देखेंगे तो 11वें नंबर पे चला गया। और पहले यहाँ पे बी हुआ करता था, बी को हमने यहाँ पे रख लिया। बी से अब कोई मतलब नहीं है। यहाँ बी के अलावा इधर 8 लोग और हैं, इस साइड में 8 लोग और हैं, तभी जाके बी का स्थान पहले यहाँ पे 9वां था। आपने इस क्वेश्चन में शुरू में पढ़ा था कि बी का स्थान दाएं साइड से 9वें नंबर पे है। तो इसका मतलब 8 और इधर हैं, तो ये 9वां हुआ। अभी बी के जगह पे ए आ गया है और 11वें नंबर पे ये है। अभी के सिचुएशन में यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये पूरा हौच पौच हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा के समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन थी, पहले जो ए था और बी था वो यहाँ था। अब बाद के सिचुएशन में ए यहाँ पे चला गया और बी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये 7वां था और यहाँ आने के बाद ये जो है वो 11वें नंबर पे हो गया इस साइड से। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लोग इधर के साइड में और हैं, यहाँ पे 10 लोग और हैं, तब जाके ये 11वें नंबर पे। और पहले यहाँ बी था तो ये इधर से 9वें नंबर पे था। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब इसकी वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 लोग और हैं, इस साइड में दाहिने साइड में 8 लोग और हैं। तो ये 11 पहले से है और 8 और हैं, तो टोटल 19 लोग हो गए। इस लाइन में टोटल कितने लोग हो गए? 19 लोग हो गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में NERISO का अर्थ है गुड रेनी डे। ये समझिएगा थोड़ा सा, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और ये समझना बहुत आसान है। बहुत आराम से इसको पीसफुली समझेंगे, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, अपना ईमेल ID आप मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको PDF इसका सेंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुड रेनी डे। NERISO का मतलब है गुड रेनी डे। SINEPO का अर्थ है डे इज़ वंडरफुल। उसके बाद RIJO का मतलब है गुड बॉय। उसी भाषा में किस अंक का अर्थ रैनी है? अब देखिए ये कोड डिकोड करना है यहाँ पे, ठीक है, ये कोड है, इसका डिकोड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। हम 2 वाक्यों को एक साथ रख के चेक करेंगे कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे NERISO और इसमें क्या है SININEPO, इसमें एनी कॉमन है, इसमें भी एनी है, इसमें एनी है और इसमें एनी है। इसका अर्थ है गुड रेनी डे और इसका है डे इज़ वंडरफुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नी का मतलब है डे, क्योंकि देखिए दोनों में डे कॉमन आ रहा है, यहाँ भी डे है और यहाँ भी डे है और इसमें भी नी है और इसमें भी नी है। एक चीज़ समझ में आ गया। अगला शब्द देखते हैं, RIJO का मतलब है गुड बॉय। अब RI देखिए इसमें भी है और RI इसमें भी है।
अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है, तो आर आई का मतलब हुआ गुड। ठीक है, अब इसमें रैनी एकमात्र बच रहा है। इसमें दो चीज़ हमने निकाल लिया, आर आई निकाल लिया और रैनी निकाल लिया, तो सो बचा। सो का मतलब होगा यहाँ पे रैनी। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, दो चीज़ हम लोग यहाँ पे एनी और आर आई निकाल लिए यहाँ पे, तो बचा क्या, एसओ बचा, और एसओ के अलावा इसमें जो बच रहा है वो बच रहा है रैनी, तो एसओ का मतलब रैनी हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसओ। अगला क्वेश्चन है, इंक के साथ अगर पेपर का संबंध है तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही फिट होगा। यहाँ पे देखिए खाली स्थान छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इंक और पेपर एक साथ अगर जुड़ा है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो एक साथ जुड़ेगा। ऑप्शन से कलम पेंसिल, पेंट पेंटिंग, चॉक ब्लैक बोर्ड, कार्बन पेपर, बॉल पॉइंट कलम। अब देखिए इंक जो है पेपर पे क्या करता है, वो लिखने का काम करता है। ठीक है, कलम पेंसिल दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए। पेंट और पेंटिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है, लेकिन ये इसमें ये गड़बड़ हो जाएगा कि पेंट में पेंटिंग लिखने का काम नहीं करता है, पेंटिंग एक अलग चीज़ होगी। चौक और ब्लैक बोर्ड ये यहाँ पे सबसे सुमेलित हो रहा है। ठीक है, चौक जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम करता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, चौक ब्लैक बोर्ड यहाँ पे सबसे सही फिट बैठेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनु जिस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले एक दिशा का चिन्ह बना ले, जहाँ पे इधर होता है पूरब, यहाँ पे होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब ये कह रहा है कि अरुण इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है। मतलब ये जब भी इस तरह का आए कि सूर्य की ओर है तो सूर्य पूरब में उदय होता है, और वही हमें सबसे पहले लिखना है। ये नहीं कि अभी पश्चिम, मतलब सूरज पश्चिम में भी जाता है तो उसमें अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अभी शाम का समय है, सुबह का समय है, तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो सीधे हम पूरब को मान लेंगे कि यहाँ पे सूरज है अभी। ठीक है, उसका पीठ सूर्य की ओर है, मतलब ये पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। कुछ समय बाद बाईं, अगर इधर चल रहा है तो बाईं मुड़ेगा तो इधर होगा, बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ रहा है। ठीक है, बाएं मुड़ा और फिर किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मतलब इधर हो जाएगा, और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः ये बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वैसे तो जा रहा है ये साउथ की ओर, दक्षिण की ओर, लेकिन ये इस कोण पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम या दक्षिण। तो दक्षिण या पश्चिम कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, दक्षिण या पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन से ब्रॉड वाइड, लाइट हैवी, टीनी स्मॉल, बिग लार्ज। देखिए ये लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रॉड मतलब भी बड़ा होता है, वाइड मतलब भी बड़ा होता है, चौड़ा होता है। लाइट और हैवी, लाइट मतलब हल्का होता है, हैवी मतलब भारी होता है। टिनी मतलब छोटा होता है, स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, बिग मतलब बड़ा और लार्ज मतलब भी बड़ा। तो ये ए, सी और डी ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन लाइट और हैवी क्या है, ये अपोजिट्स हैं एक दूसरे के, ये विलोम शब्द हैं, तो ये इन सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं रखे थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और PDF भी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना email ID बताएँ, हम उस पर आपको मेल करके दे देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।